नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न पे। हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में साइंस क्लास 6 को डिस्कस कर रहे थे। आज के इस वीडियो में 5th चैप्टर यानी कि 5वें अध्याय को डिस्कस करेंगे, जिसका कि शीर्षक है पदार्थों का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज। आपने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे होंगे जिसमें कि मिश्रणों को अलग अलग विधियों से अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है। जैसे आपके घर में चाय बनती होगी, आपने देखा होगा कि चाय से उसकी पत्तियों को अलग करने के लिए हम लोग जो है छलनी का यानी कि स्ट्रेनर का प्रयोग करते हैं। ठीक वैसे ही मक्खन निकालने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। तो इस अध्याय में ऐसे ही कुछ विधियों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे तथा उसके संदर्भ के विषय में कि किस संदर्भ में किस पृथक करने वाले विधि का प्रयोग करके जो है उसे अलग किया जाता है, उस मिश्रण को, उस पदार्थ को। ओके। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप जो है एनसीईआरटी सीरीज के वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है बाकी सभी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आइए अब पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में पढ़ते हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहला अपना जो मेथड है वो है हस्त चयन की, हैंड पिकिंग की। देखिए, जो हैंड पिकिंग विधि है उसका उपयोग मुख्यतः हम लोग करते हैं, जैसे गेहूँ, चावल या दाल में कुछ मिट्टी के कण, पत्थर या भूसी ये सब मिल जाता है, मिला हुआ होता है, उसको अलग करने के लिए हम हस्त चयन या हैंड पिकिंग का प्रयोग करते हैं। आपने घर में देखा होगा कि खाना बनाने से पहले थोड़ी देर चावल में से कुछ कुछ ऐसे कणों को अलग किया जाता है, तो उसे हम लोग हस्त चयन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पिक्चर में आपको दिख रहा है। इसके बाद है थ्रेसिंग। देखिए, थ्रेसिंग का अर्थ होता है जब किसी भी अनाज को काटा जाता है खेत से, तब उसमें अनाज के साथ साथ डंडी भी लगी होती है। अब उस अनाज को उस डंडी से अलग करने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रम है, उसे ही हम लोग थ्रेसिंग के नाम से जानते हैं। थ्रेसिंग नॉर्मली पीट पीट कर भी किया जाता है और कभी कभी बैल के सहायता से भी किया जाता है। अब तो मशीनों का प्रयोग किया जाता है थ्रेसिंग करने के लिए। आपने गाँव में देखा होगा कि जब धान कट के आता है तो अब डायरेक्ट मशीन आता है, मशीन में पूरे उस अनाज को पौधे के साथ डाला जाता है, अनाज एक तरफ निकल जाता है और आप देखेंगे जो वो पौधा का डंठल था वो भूसी बन के एक तरफ निकल जाता है। पहले क्या होता था, लोग हाथ से पीटते थे। अभी भी गांव में आप देखेंगे कुछ कुछ लोग जिनके पास बहुत कम ज़मीन है वो हाथ से पीटते हैं, कहीं कहीं जो है बैल के सहायता से ये काम किया जाता है। तो थ्रेसिंग इसे ही कहते हैं। अगला है नेक्स्ट निष्पावन यानी कि विननोइंग। देखिए, इस चित्र को देखकर आप सबसे पहले अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं कि निष्पावन या विननोइंग क्या होता है। इस विधि का प्रयोग हम लोग मुख्यतः करते हैं जब किसी भी मिश्रण में एक भारी वस्तु है और एक हल्का, जैसे अनाज का जो मिश्रण होता है, जब हम पीट पीट के अनाज निकालते हैं उस पौधे से, तो उसमें भूसी भी होता है और अनाज भी है। भूसी हल्का है और अनाज भारी है। जब पवन का झोंका चल रहा है या वायु का झोंका चल रहा है, तब हम क्या करेंगे, कुछ ऊंचाई से उस मिश्रण को जब गिराएंगे तो क्या होगा, जो भारी है यानी कि अनाज भारी है तो ठीक वह नीचे गिर जाएगा, और भूसी जो हल्का है हवा के झोंका के कारण वो कुछ दूर जाके अलग गिर जाएगा। तो इसी विधि को हम लोग निष्पावन के नाम से जानते हैं। बताया जा रहा है कि साधारणतया क्या होता है, किसान इस विधि का प्रयोग करते हैं अनाज से भूसे को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए। नेक्स्ट है अपना चालन यानी कि सीविंग। चालन आप सभी जानते हैं कि ऐसे मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, जिसके आमाप में यानी कि आकार में अंतर हो। जैसे मान लीजिए आटे से चोकर निकालने के लिए हम लोग जो है चालन विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आटा और जो चोकर है दोनों के आमाप में, आकार में अंतर है। ठीक वैसे ही रेत से यानी कि बालू से जब कंकड़ या पत्थर को अलग करना होता है तब हम लोग चालन पद्धति का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा जब घर बनता है उससे पहले बालू को चाला जाता है ताकि उसमें कोई कंकड़ पत्थर ना बच जाए। ठीक है। अगला है अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन यानी कि सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन। निस्यंदन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन यानी कि फिल्टर करना, छानना। देखिए, क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक ऐसा मिश्रण है, जल है और जल में कुछ मिट्टी मिली हुई है। अब उसको आपको अलग करना है। आप क्या करेंगे, उसे आप ग्लास में रखेंगे, कुछ देर छोड़ देंगे। छोड़ने पर क्या होगा कि जो मिट्टी जल में मिला हुआ था वो तल्ली में बैठ जाएगा। ऐसे में अगर आप चाहें तो धीरे से उस ग्लास का जो पानी है उसे दूसरे ग्लास में आप उड़ेल सकते हैं। धीरे से अगर उड़ेलेंगे तो तल्ली में जो मिट्टी बैठा हुआ था वो बैठा ही रह जाएगा और बाकी मिट्टी अलग हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग जो है यहाँ निस्तारण के नाम से
जानते हैं। और जो पहले का प्रक्रिया था जिसमें जो है तल्ली में भारी जो पदार्थ था वो बैठ गया और जल ऊपर आ गया, इसे हम अवसादन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहले अवसादन हुआ यानी कि तल्ली में भारी चीज बैठ गया, उसके बाद हम लोग निस्तारण यानी डिकैंटेशन के माध्यम से उसको अलग कर लिए आराम से दूसरे जो है ग्लास में उड़ेल के। अब बात आती है निस्यंदन की। निस्यंदन क्या है? तो निस्यंदन फिल्ट्रेशन है, फिल्टर करना है। अगर आप इन दोनों प्रक्रम को नहीं करना चाहते हैं, आपके पास फिल्टर करने की कोई ऐसी पद्धति है जिससे सीधे आप उस जल से उस मिट्टी को अलग कर सके, तो उसे फिल्टर कर लीजिए, छान लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं। या अगले चरण में आपको फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए कि जिस जल को आपने अलग किया अवसादन और निस्तारण के माध्यम से, वो जल पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगा, उसमें अभी भी कुछ कण ऐसे होंगे मिट्टी के जो मिले हुए होंगे। उसको अलग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप किसी कपड़े से उस जल को छान सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो जल थोड़ा और शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही महीन जो मिट्टी के कण होंगे वो कपड़े में फंस जाएंगे। ऐसे ही जो है प्रकार के हम लोग विधियों का प्रयोग करते हैं जब दो द्रव आपस में नहीं मिलता है। जैसे तेल और जल, अगर जल में तेल मिल गया है तो आप उसे कैसे अलग कर सकते हैं, आप उसे अवसादन और निस्तारण के माध्यम से अलग कर सकते हैं। क्या कीजिए, जब तेल और जल आपस में मिला हुआ है उसे आप किसी बर्तन में डालिए, ग्लास में डालिए, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे तेल हल्का होने के कारण जल के ऊपर आ गया है, तो आप आराम से निस्तारित करके उसे दूसरे ग्लास में तेल को अलग कर सकते हैं और जल को अलग कर सकते हैं। ठीक है, निस्तारण या फिल्ट्रेशन के विषय में सबसे अंत में दिया जा रहा है कि चाय को हम क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, निस्यंदन कर लेते हैं और चाय को चाय की पत्ती से अलग कर देते हैं। अगला है वाष्पन, इवेपोरेशन। तो जब जल वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग जो है वाष्पन के नाम से जानते हैं। जहाँ भी जल होगा वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, होती रहेगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हर जगह पड़ रहा है और जल है, तो सूर्य के प्रकाश में जो ऊष्मा है वह उसे वाष्प के रूप में परिवर्तित कर देगा। समुद्र के जो जल होता है, समुद्र का जो जल होता है उसमें अनेक प्रकार के लवण होते हैं और हमें समुद्री जल से ही साधारण नमक की प्राप्ति होती है। क्या करते हैं हम लोग, किनारे पर समुद्र के जल को घेर देते हैं और सूर्य के प्रकाश से वाष्पित होकर वो जल उड़ जाता है और उस जल में जो लवण है वो नीचे बैठ जाता है। उस लवण को हम लोग उठाकर शोधित करके प्रयोगशाला में ले जाकर साधारण नमक को हम लोग प्राप्त करते हैं और उसे अपना उपयोग करते हैं। अगला कहा जा रहा है कि पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग भी किया जाता है। कुछ जो है ऐसे मिश्रण होते हैं जिसको अलग करने के लिए किसी एक मेथड का ना बल्कि एक से अधिक मेथड का उपयोग किया जाता है। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, मान लीजिए आपको जो है बताया जा रहा है कि रेत और नमक को मिला दिया गया है, आप उसे कैसे अलग करेंगे। तो देखिए, रेत और नमक अगर आपस में मिल गए हैं तो उसे अलग करने का सबसे बेहतर यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जिससे आप यह भी समझ जाएंगे कि कैसे एक से अधिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। रेत और नमक के मिश्रण में आप जल मिला दीजिए, अच्छे से मिला दीजिए। मिलाने से क्या होगा कि जो नमक है वो जल में घुल जाएगा। अब फिर क्या कीजिए, उस ग्लास को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। रखने से क्या होगा कि जो रेत है वो भारी है तो वह तल्ली में बैठ जाएगा और नमक और जल का विलयन ऊपर हो जाएगा। तो उसे आप निस्तारण के माध्यम से दूसरे ग्लास में उड़ेल लीजिए। अब क्या हो गया, बालू अलग हो गया, रेत अलग हो गया और नमक और जल का जो विलयन है, मिश्रण है, वो अलग हो गया। अब नमक और जल का जो विलयन है या मिश्रण है उसे अलग करने के लिए आप वाष्पन और संघनन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसे कैसे करेंगे, देखिए, अगर आपको जल दोबारा नहीं चाहिए तब सीधे वाष्पन की प्रक्रिया कर दीजिए। जब आप उस विलयन को किसी भी जो है बर्तन में रख के गर्म करते हैं तो जल वाष्प बन के उड़ जाएगा और जो नमक होगा वो उस बर्तन में बच जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जल की भी पुनः प्राप्ति कर ले तो देखिए चित्र में जो दिखाया जा रहा है इस तरह का आप कार्य कर सकते हैं कि उस बर्तन में जल और नमक के विलयन को रखिए, उसे गर्म कीजिए। गर्म करने पर क्या है कि जल वाष्प बन के जैसे ही निकले उसे ठंडा करके दूसरे बर्तन में फिर से जल को प्राप्त कर लीजिए और इसी बर्तन में क्या होगा, नमक जो है वो तो बच जाएगा ही। अंत में बताया जा रहा है संघनन यानी कि कंडेंसेशन के विषय में, कि जब जलवाष्प को पुनः जल के रूप में प्राप्त करते हैं उसे हम लोग संघनन कहते हैं। देखिए, वाष्पन का मतलब हुआ जल का वाष्प बनना और फिर से जो वाष्प है वो जल बन जाए तो उसे हम लोग संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बताया जा रहा है कि मिश्रण से हम लोगों ने कैसे नमक, रेत और जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन और संघनन विधि द्वारा अलग किया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? यानी कि क्या जल में किसी भी चीज़ को, जैसे नमक को जितना चाहे उतना घोल सकते हैं, चीनी को जितना चाहे उतना घोल सकते हैं? तो आइए देखते हैं घोल सकते हैं या नहीं घोल सकते हैं, फिर इसके विषय में आगे क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि कोई भी पदार्थ जल में अगर घुलता है तो उसे हम जल में विलेयी कहते हैं, यानी कि सॉल्यूबल कहते हैं। ठीक है, अब जैसे रेत है वो जल में नहीं घुलेगा तो वह जल में विलेयी नहीं है। नमक या चीनी जैसे पदार्थ हैं जो जल में घुल जाते हैं, घुल के सॉल्यूशन बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, तो उसे हम जल में विलेयी या जल में सॉल्यूबल कहेंगे। ठीक है, देखिए इस चीज़ को समझने के लिए कि क्या जल में जितना चाहे उतना किसी चीज़ को घोल सकते हैं, सबसे पहले आप एक गिलास या बीकर लीजिए, उसके बाद एक चम्मच लीजिए, कुछ नमक और थोड़ा जल लीजिए। क्या करेंगे कि उस ग्लास में आप जल डालिए और चम्मच से एक एक करके एक एक चम्मच नमक उस जल में मिलाते जाइए और उसको घुलेड़ते जाइए, मिलाते जाइए। आप देखेंगे एक समय ऐसा आएगा जब उस जल में और नमक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे स्थिति को हम लोग कहते हैं कि अब वह विलयन जो है, उस पदार्थ का विलयन संतृप्त हो चुका है। संतृप्त का मतलब है कि अब वह तृप्त हो चुका है, भर चुका है, उसमें और ज़्यादा पदार्थ को नहीं घोला जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगला जस्ट जो लाइन है वो बता रहा है कि किसी भी पदार्थ के विलयन को अगर आप गर्म कर देते हैं तो उसमें उस पदार्थ को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि आपने जो अभी यह विलयन बनाया नमक का, आप देख रहे हैं एक स्टेज ऐसा आ रहा है जब उसमें हम और अधिक नमक नहीं मिला सकते हैं, लेकिन इसी विलयन को जब आप गर्म कर देंगे तब यह विलयन ऐसा हो जाएगा कि इसमें और नमक मिल सकता है। ठीक है, सबसे अंतिम लाइन दिया गया है कि जल अलग अलग पदार्थों को जो है एक समान मात्रा में अपने में नहीं घोलता है। यानी कि जरूरी नहीं एक गिलास पानी में जितना नमक घुले उतना ही चीनी घुलेगा। अलग अलग पदार्थ जो है अलग अलग मात्रा में जल में घुलते हैं। आइए अब अंत में जैसे हम लोग सभी चैप्टर में देखते हैं समरी के रूप में, वैसे देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन, इन सब विधियों का जो है प्रयोग हम करते हैं अलग अलग वस्तुओं को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए। अनाज से जब भूसा को या पत्थर को हाथ द्वारा चुनकर अलग करते हैं तो उसे हस्तचयन विधि के नाम से जानते हैं। वैसे ही भूसा और भारी अनाज को अलग करने के लिए हम लोग निष्पावन विधि का प्रयोग करते हैं। जब किसी मिश्रण में पदार्थों का आमाप अलग अलग होता है, आकार में अंतर होता है, तो उसे हम लोग चालन या निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन द्वारा अलग करते हैं। उसके बाद रेत या जल का जो मिश्रण है उसे हम लोग जो है निस्तारण के माध्यम से अलग करते हैं। और फिर जल में जो नमक घुल गया है उसे हम लोग जो है निस्यंदन के माध्यम से अलग कर सकते हैं, उसे हम लोग वाष्पन के माध्यम से अलग कर सकते हैं। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं और वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। जैसे कि अगर जल में नमक घुला हुआ है और आप उस विलयन को गर्म करेंगे तो जल वाष्प बन के उड़ जाएगा और उस बर्तन में क्या रह जाएगा, नमक यानी कि ठोस रूप में रह जाएगा। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। अगला है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर वह अपने अंदर और पदार्थ को घोल सकता है। सबसे अंतिम है कि जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है, यानी कि जल अपने आप में अलग अलग पदार्थों के अलग अलग मात्रा को घोलता है। तो ये अपना जो है 5वां अध्याय था। अगले वीडियो में हम लोग जो है अगले अध्याय को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, एक दो जगह शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।